नमस्कार, 9 PM बुलेटिन में बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आज की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने सोमवार को दूसरे चरण के SIR का ऐलान कर दिया है। दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR किया जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार जिन राज्यों में SIR किया जाएगा उन सभी राज्यों की मतदाता सूचियां आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएंगी। उन सूची के सभी मतदाताओं को BLO की तरफ से विशिष्ट गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। इन गणना प्रपत्रों में वर्तमान मतदाता सूची के सभी आवश्यक विवरण होंगे। तो SIR का दूसरा चरण, चलिए क्या है SIR, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, ठीक है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है, साल दर साल बीच बीच में SIR किया जाता है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। जी, ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है उन्हें लिस्ट से हटा दिया जाता है। जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम भी हटा दिए जाते हैं। शिफ्ट का मतलब अगर आप दूसरी जगह पर परमानेंट रेजिडेंस आपका हो चुका है तो हटा दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। BLO घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए, इसलिए खुद BLO घर घर जाते हैं। मकसद क्या होता है? कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो पाए। यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, यह होती रहती है। इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। किसी वोटर की अगर मौत हो चुकी है तो उसे भी हटा दिया जाता है। तो देखिए, इसमें BLO घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं ताकि कोई गलती किसी भी लेवल पर ना हो। यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। बिहार में यह हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में यह सक्सेसफुल रहा। अब इसका दूसरा चरण शुरू होगा 12 राज्यों के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम भी है। और अब धीरे धीरे ये SIR की जो प्रक्रिया है वो पूरे देश में होगी। 9 दिसंबर 2025 की बात करते हैं। घर घर मतदाता सत्यापन होगा। जैसे मैं हमने पहले बताया कि पहले बिहार में हो चुका है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 में आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं यदि आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है। सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस भूषण R गवई यानी कि BR गवई ने सोमवार को केंद्र सरकार से इनके नाम की सिफारिश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्रालय को अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम का प्रस्ताव भेजा है। दरअसल CJI गवई ने 23 नवंबर को पद से मुक्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख बनने की कतार में अगले स्थान पर है। नियुक्ति के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 9 फरवरी 2027 तक लगभग 15 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। तो जस्टिस सूर्यकांत अब 53वें CJI हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मौजूदा CJI BR गवई ने उनके नाम की पेशकश की है, जिसे
रिकमेंडेशन कहा जाता है। उन्होंने सरकार को जस्टिस सूर्यकांत का नाम रिकमेंड किया है कि ये अब अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य से आपको बता रहे 10 फरवरी 1962 को हिसार जिले के सूर्यकांत का बचपन साधारण परिवेश में बीता। प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल से उन्होंने पूरी की। जस्टिस सूर्यकांत ने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार से स्नातक की पढ़ाई की, यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। 1984 में एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से एलएलबी किया उन्होंने। हिसार के जिला न्यायालय में वकालत प्रैक्टिस शुरू की। 1985 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की उन्होंने। 7 जुलाई 2000 को वे हरियाणा के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन मोंथा तेजी से पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तूफान और भारी बारिश का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट ने बताया कि साइक्लोन तट के करीब है और 28 अक्टूबर की शाम या रात काकीनाडा तट से टकरा सकता है। तेज हवाओं और बारिश से जनजीवन प्रभावित है। केरल में बारिश और बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है और 128 रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना, ऐसा लगता है कि भाई अब रेस्क्यू टीमें भेजनी पड़ेगी, तो उसके लिए 128 रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तो किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है। जैसे कि हमने बताया 128 रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। एक नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में राज्योत्सव की ओपनिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर राजधानी रायपुर से लेकर नवा रायपुर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इन रूटों पर प्रशासन ने भारी वाहनों की नो एंट्री घोषित कर दी है। वहीं आम लोगों के लिए रूट डायवर्जन भी किया गया है। पीएम मोदी का काफिला माना एयरपोर्ट से नवा रायपुर के कई प्रमुख स्थलों तक जाएगा। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नया रायपुर कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। खुद एडीजी दीपांशु काबरा ने सुरक्षा की कमान संभाली है, जिनके साथ 5 एडीजी, 12 डीआईजी और 2000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। 1 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक नया रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बैन रहेगी। प्रधानमंत्री का रूट यानी माना एयरपोर्ट से लेकर सेक्टर 24, स्वागत विहार और कार्यक्रम स्थल तक का रास्ता पूरी तरह सील रहेगा। आम लोगों के लिए भी एयरपोर्ट तिराहा, काया बांधा, सीबीडी बिल्डिंग रोड, मंत्रालय और मेफेयर रोड से सेक्टर 24 तक का रास्ता बंद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुबह 7:35 पर दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना, सुबह 9:45 पर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 10:35 तक सत्य साई हॉस्पिटल में रहेंगे। साई हॉस्पिटल में दिल की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10:45 से 11:30 तक ब्रह्मा कुमारी में आयोजित कार्यक्रम। सुबह 11:45 से लेकर 12:10 तक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की मूर्ति का अनावरण। दोपहर 12:15 से लेकर 1:15 तक नए विधानसभा भवन का लोकार्पण। दोपहर 1:30 से लेकर 2:15 तक ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण। दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल। शाम 4:25 को रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। वहीं राज्योत्सव समारोह में आने वालों के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। 16 स्थानों पर पार्किंग जोन बनाए गए हैं। इन पार्किंग जोनों से लोगों को लाने और ले जाने के लिए 100 ई रिक्शा चलाई जाएंगी। माना एयरपोर्ट से सेक्टर 2 और 24 तक सड़क में आना जाना बंद रहेगा। एयरपोर्ट से नए विधानसभा परिसर तक जाने वाली सड़क भी बंद रहेगी। राज्योत्सव मैदान और एयरपोर्ट के बीच वाला रास्ता भी बंद रहेगा।
1 नवंबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये रायपुर का एयरपोर्ट है जहां पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव यानी कि राज्योत्सव में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर के 1 दिन के प्रवास पर आ रहे हैं। ऐसे में वे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुरक्षा से लेकर के पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए करीब 2000 जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा 12 डीआईजी और 5 से अधिक आईजी उनके साथ मौजूद रहेंगे उनकी सुरक्षा में। साथ ही साथ प्रत्येक कार्यक्रम में जहां पर भी पीएम मोदी जाएंगे वहां पर आईजी रैंक के अधिकारी को उस जगह का प्रभारी बनाया जाएगा और सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। एसपीजी जो है पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए रहेगी। ये मैं आपको रूट दिखा दूं, रूट भी जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया। 1 नवंबर को किसी भी तरीके का भारी वाहन, ट्रक, बस, इस तरीके की गाड़ियां जो हैं वो एयरपोर्ट से लेकर के नवा रायपुर तक उनके लिए नो एंट्री रहेगी। साथ ही आम लोग जो राज्योत्सव स्थल जाएंगे उनके लिए भी वैकल्पिक रूट जो है वो ट्रैफिक की ओर से जारी किया गया है। वहीं राज्योत्सव स्थल पर अलग से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो की गई ताकि जो आम लोग वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए अलग पार्किंग व्यवस्था और अलग रूट जो है वो निर्धारित किया गया ताकि पीएम मोदी की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। इसका पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है और अधिक से अधिक जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ इस बार अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ का ये राज्योत्सव बेहद खास होने जा रहा है, लेकिन अब प्रदेश में संस्कृति को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने जहां बाहरी कलाकारों को बुलाने और छत्तीसगढ़िया कलाकारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, वहीं सरकार सभी कलाकारों को सम्मान देने की बात कहती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों के राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे। राज्योत्सव को खास बनाने के लिए बॉलीवुड कलाकार बाबा हंसराज रघुवंशी से लेकर कैलाश खेर तक 5 दिनों में अपनी प्रस्तुति देंगे। भूमि त्रिवेदी, आदित्य नारायण और अंकित तिवारी की भी प्रस्तुति होगी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आमंत्रित करने की बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं। इससे विभागीय योजनाओं के प्रचार में तो मदद मिलती ही है। राज्योत्सव का आकर्षण बढ़ा, लोगों में दिखा उत्साह। लोक कलाकार आरू साहू, ऐश्वर्या पंडित और निर्मला ठाकुर देंगी प्रस्तुति। 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकारों को मिलेगा मंच। लोकगीत और लोक नृत्य से गूंजेगा राज्योत्सव। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पारंपरिक नृत्यों से होगा। राज्योत्सव में बाहरी बनाम स्थानीय कलाकार विवाद गरमाया। छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखाएंगे स्थानीय कलाकार। 5 दिन तक चलेगा लोक संस्कृति का महोत्सव। छत्तीसगढ़ के बाहर से कलाकारों को आमंत्रित किए जाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बाहरी कलाकारों को आमंत्रित करने के लिए सरकार के पास बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने 2 टूक लहजे में कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पर्याप्त मंच मिलेगा। राज्योत्सव में अभी राज्य स्थापना दिवस है और 25वें स्थापना दिवस सरकार मना रही है, लेकिन राज्य से बाहर के बड़े बड़े कलाकारों को आमंत्रित कर रहे हैं। फिल्मी कलाकार भी है, बॉलीवुड कलाकार भी है। उनके लिए सरकार के पास करोड़ों रुपए बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकार के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और कहीं न कहीं हमेशा उपेक्षित होते रहे हैं। इसलिए कम से कम सरकार को अपने हमारे स्थानीय छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों के लिए भी समुचित बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी भरपूर अवसर मिलेगा और उनके लिए भी मंच है, सभी के लिए, और ये हमारे देश के ही कलाकार। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव को खास बनाने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है। कैलाश खेर से लेकर आदित्य नारायण और भूमि त्रिवेदी जैसे कलाकार मंच पर जलवा बिखेरते नजर आएंगे।
छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी बड़े पैमाने पर मंच मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद भी प्रदेश की संस्कृति बनाम बाहरी कलाकारों को लेकर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में यह देखना होगा कि प्रदेश के कितने कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर पाते हैं। राज्योत्सव में छत्तीसगढ़िया कलाकारों को कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। गौरव शर्मा, रायपुर, INH न्यूज। मध्य प्रदेश वाकई गजब है। प्रदेश में पुलिस आरक्षक की विधवा को मात्र 33 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। वित्त विभाग अनुमति नहीं दे रहा है। अब मामला हाईकोर्ट में है। देखिए रिपोर्ट। 1971 में रिटायर्ड पुलिस आरक्षक का 1985 में निधन हुआ। उनकी पत्नी मिथिलेश को पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले भत्तों के लिए केस लड़ना पड़ा। 13 अगस्त 2005 को न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद भी विभाग ने उन्हें पेंशन का लाभ ही नहीं दिया। तब से लेकर अब तक ये मामला सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट के बीच झूल रहा है। इस दरमियान कांस्टेबल की विधवा को सिर्फ 33 रुपए महीने पेंशन मिल रहे हैं। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। पूरे मामले को देखें तो पुलिस आरक्षक ने 23 साल पुलिस विभाग में नौकरी की और 1971 में इस्तीफा दिया। 1985 में मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी को पेंशन नहीं मिली। मामला सिविल कोर्ट पहुंचा और 2005 में उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद भी पेंशन नहीं मिली तो 2006 में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 2017 में न्यायालय ने ये माना कि याचिकाकर्ता को पेंशन और ग्रेच्युटी की पात्रता नहीं है। इस फैसले को 2017 में चुनौती दी गई। 2018 में न्यायालय ने पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया। 21 जनवरी 2019 को न्यायालय ने एग्जीक्यूशन की कार्रवाई ये कहते हुए समाप्त कर दी कि याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी पेंशन का भुगतान हो चुका है। इसके बाद 2020 में फिर याचिका दायर की गई, लेकिन पेंशन नहीं मिल पाई। अब न्यायालय ने 2 महीने में फुल पेंशन दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। 33 रुपये, क्योंकि 1985 में इनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम की सैलरी के हिसाब से जो एंटीसिपेटरी पेंशन बनती वो 33 रुपये है। अब अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन मिल जाती और सारी चीज़ों का दोबारा से रिकैलकुलेशन होगा, रीफिक्सेशन होगा, तो उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। पर चूंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिली है, तो जो 1985 में प्रोविजनल पेंशन मिलती है उन्हें, वही पेंशन आज दिनांक तक मिल रही है। पुलिस विभाग और वित्त विभाग ने इस मामले में एक बार हाई कोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं दिया और अब कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सप्ताह में फुल फाइनल पेंशन नहीं देने पर मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी और श्योपुर जिले के एसपी को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करना होगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिससे विचित्र किंतु सत्य कहा जा सकता है। एक आरक्षक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मिथिलेश श्रीवास्तव पिछले 40 साल से अपनी हक की फाइनल पेंशन की लड़ाई लड़ रही हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्योपुर से होते हुए ये लड़ाई अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पहुंची है। और पिछले 20 साल से वित्त विभाग पुलिस विभाग को अनुमति नहीं दे रहा है और इसकी वजह से मिथिलेश, जो कि शंकर लाल श्रीवास्तव की पत्नी है और अपनी पेंशन के लिए लगातार भटक रही हैं, लेकिन उनको प्रोविजनल पेंशन के रूप में अभी भी पिछले 20 साल से लगातार 33 रुपये महीना की पेंशन मिल रही है। इसकी लड़ाई अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पहुंची है। आज भी इस मामले में सुनवाई हुई है और अब इस मामले में कारगर एक्शन और त्वरित कार्रवाई न होने पर 2 सप्ताह में पुलिस विभाग, डीजीपी और श्योपुर के पुलिस अधीक्षक को एक नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे कहा गया है कि अगर 2 सप्ताह के भीतर मामले का निराकरण नहीं हुआ तो उन्हें 2 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन संयोग है कि इस तरह के इस मानवीय आधार के मामले में एक महिला अपना जीवन बसर कैसे कर रही होगी, जिसे मात्र 33 रुपये महीना पेंशन मिल रही हो। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज ग्वालियर। तो 9 PM में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार जारी है 24/7 पर खबरों का सिलसिला बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।